तो नमस्कार दोस्तों, ये रहा 2024 में आया हुआ हिंदी का पेपर। तो दोस्तों वैसे तो आपने देखा होगा, लोग कहते हैं दोस्तों अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आपको जो पिछली साल का पेपर है उसको हल करके देखना चाहिए। बात दोस्तों बिल्कुल सही है, आपको जो पीछे के पेपर होते हैं उनको एक बार हल ज़रूर करना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज हम इस पेपर को हल करने वाले हैं पूरा दोस्तों, ए टू जेड हल करके मैं आपको दिखाऊँगा, इसका आंसर भी दिखाऊँगा। और दोस्तों जो एक डर हुए है ना आपके अंदर कि यार यार पेपर कितना कठिन आएगा, हमसे होगा, बनेगा, नहीं बनेगा। तो देखिए दोस्तों, इस पेपर को मैं दोस्तों पूरा आपको आंसर के साथ समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन लेके जाते हैं, किस तरीके का पैटर्न आता है। तो दोस्तों बिना टेंशन के दोस्तों आपको थोड़ी देर के लिए दोस्तों हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठो। क्यों ना दोस्तों, मैं जो आंसर बताऊँ हो सके तो आप आंसर भी नोट कर लो, क्योंकि दोस्तों बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बहुत से जीवन परिचय भी ऐसे होते हैं जो दोस्तों सालाना रिपीट हो जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम बहुविकल्प पे नज़र मार लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हर साल दोस्तों अब 20 विकल्प आना शुरू हो गए हैं। दोस्तों आपके से एक-एक नंबर में 20 विकल्प पूछे जाएँगे हिंदी के पेपर में। तो चलिए हम पहले सबसे पहले विकल्प को कर लेते हैं। दोस्तों वैसे ना पेपर में थोड़े क्वेश्चन हमको साफ नहीं चमक रहे थे। तो दोस्तों ये पूरा पेपर मैंने इस तरीके से टाइप करके लिख लिया है। अब मैं दोस्तों आपको समझा भी पाऊँगा और आपके समझ में भी आएगा। उसमें क्या था दोस्तों, बहुत छोटा था, जो दोस्तों मैं तो आसानी से देख सकता, हो सकता है आप कौन से मोबाइल में देखते हो, हाई क्वालिटी डाटा आपके मोबाइल में है, नहीं है। तो दोस्तों उसके लिए मैंने दोस्तों टाइप करके लिख लिया है। टाइप करके दोस्तों मैंने पूरा पेपर लिख लिया है, पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आप वीडियो पर बने रहिए। जैसे कि पहले नंबर पे हमारा है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? आपके लिए बताना है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो पहले नंबर का ऑप्शन है हमारा भारतेंदु युग, बी है द्विवेदी युग, सी है शुक्ल युग और डी है शुक्लोत्तर युग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शुक्ल युग। चलिए दूसरे नंबर का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, चिंतामणि किस विद्या की रचना है? चिंतामणि किस विद्या की रचना है? तो ऑप्शन है हमारे ए निबंध, बी कविता, सी नाटक, डी कहानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निबंध। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा गबन। गबन किसकी रचना है? आपके लिए बताना है गबन किसकी रचना है। तो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन हो जाएगा बी जयशंकर प्रसाद, सी निराला, डी हरि कृष्ण प्रेमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मुंशी प्रेमचंद। चलिए अगला चौथे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, शुक्ल युग की समय अवधि है। आपके लिए बताना है शुक्ल युग की समय अवधि क्या है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए 1936 से 1943 तक, और बी है 1919 से 1938 तक, और सी है 1900 से 1918 तक, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1919 से 1938 तक। चलिए पाँचवें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, नीड का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है? नीड का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है? तो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे ए जीवनी, बी आत्मकथा, सी साक्षात्कार भेंटवार्ता, और डी रेखांक चित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आत्मकथा। चलिए छठे नंबर का हमारा क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? आपके लिए बताना है प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। ऑप्शन ए त्रिवेदी युग, ऑप्शन बी भारतेंदु युग, ऑप्शन सी प्रगतिवादी युग, ऑप्शन डी छायावादी युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन है हमारा, मधुशाला किसकी रचना है? आपके लिए बताना है मधुशाला किसकी रचना है। तो इसके दोस्तों ऑप्शन है हमारे, ए रामधारी सिंह दिनकर, बी हरिवोध, सी हरिवंश वंशराय वचन, डी सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हरिवंश राय वचन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत भारती किसकी रचना है? आपके लिए बताना है भारत भारती किसकी रचना है। ऑप्शन हो जाएगा ए सियाराम शरण गुप्त, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक काल कब से कब तक है? आपके लिए बताना है आधुनिक काल कब से कब तक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सन 1843 से अब तक, ऑप्शन बी है हमारा 1643 ईस्वी से 1843 तक, ऑप्शन सी है हमारा 1918 से 1936 तक, ऑप्शन डी है हमारा 1936 से 1943 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सन 1843 से अब तक। चलिए चौथे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, मतीराम किस युग के कवि हैं? आपके लिए बताना मतीराम किस युग के कवि हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आधुनिक काल, ऑप्शन बी हो जाएगा आदिकाल, ऑप्शन सी हो जाएगा भक्तिकाल, ऑप्शन डी हो जाएगा रीतिकाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रीतिकाल। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? आपके लिए बताना है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए शोक, ऑप्शन हो जाएगा बी रति, ऑप्शन सी हो जाएगा हास, ऑप्शन डी हो जाएगा निर्वेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हास। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 12, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सी शैल पर आतप प्रयोग प्रकाश। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें हमको अलंकार बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा उपमा अलंकार, ऑप्शन बी हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन सी हो जाएगा रूपक अलंकार, ऑप्शन डी हो जाएगा सलिस अलंकार।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? आपके लिए बताना रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो हमारा ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया है? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए वी, बी ऑप्शन हो जाएगा मान, सी का हो जाएगा अक और डी का है आ। तो आपके बताना है इनमें से आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आ। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 16वें नंबर का क्वेश्चन है, पीताम्बर में कौन सा समास है? आपके लिए बताना पीताम्बर में कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्मधार, ऑप्शन डी द्वंद्व, ऑप्शन सी बहुब्री, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो पीताम्बर में कौन सा समास है हमको यह बताना है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बहुब्री समास। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, आंसू का तत्सम रूप है। आपके लिए बताना आंसू का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए अश्रु, ऑप्शन बी अंशु, ऑप्शन सी रोना, ऑप्शन डी आंख। आपके लिए बताना आंसू का तत्सम रूप क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अश्रु। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? ऑप्शन ए कर्ता की प्रधानता, ऑप्शन बी क्रम की प्रधानता, ऑप्शन सी भाव की प्रधानता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्ता की प्रधानता। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ताव्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। आपके लिए बताना है ताव्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। ऑप्शन ए षष्ठी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन बी सप्तमी विभक्ति द्विवचन, ऑप्शन सी षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन डी चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। चलिए दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों इसका जैसे कि मैंने बताया था लास्ट इसके 20 विकल्प होते हैं, तो इसका लास्ट है निम्नलिखित में से सर्वनाम है। आपके लिए बताना है कि इसमें से सर्वनाम क्या है। ऑप्शन ऑप्शन हमारा जो सवाल नंबर 20 है, इस निम्नलिखित में से सर्वनाम है। आपके लिए बताना है ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी बचपन, ऑप्शन सी भय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भय। तो इस प्रकार से दोस्तों जो भी विकल्प आते थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए अब आगे का प्रोसेस आगे को बताते हैं दोस्तों, आगे के क्वेश्चन किस तरीके से हमको हल करने होते हैं। दोस्तों जैसे ही हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे पेपर को हल करते हुए, तो दोस्तों हमारे आगे अगला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित गाद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हालांकि दोस्तों यह प्रश्न अथवा में होता है, आप चाहें तो आपको जो भी सरल लगे आप वो कर सकते हो, लेकिन दोस्तों हम तो आपको सब कुछ हल कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। आपको दोस्तों जो भी आपके लिए गाद्यांश दिया हो उसको पहले आपको पढ़ लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको पढ़ लेता हूँ। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण ह- हमने जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिनमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा का और चंद्रगुप्त युक्ति का, और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति निसारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो इस प्रकार से आपको 1 से 2 बार जो भी गद्यांश दिया हो उसको पढ़ लेना है, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ोगे नहीं तो समझोगे कैसे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसको लिखने का तरीका, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा पीडीएफ से हट के चलते हैं। पहले हम दोस्तों ज़रा इनके जो क्वेश्चन हैं उस पर नज़र मार लेते हैं, फिर हम आपके लिए थोड़ा अलग से बताएंगे किस तरीके से लिखा जाता है आंसर, ठीक है। जैसे लिखा है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। आपके लिए संदर्भ लिखना है, ठीक है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। जो गद्यांश के रेखांकित किया गया अंश है उसकी व्याख्या करनी है। जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है, यह कोई बात नहीं, इसकी व्याख्या करनी है आपको। जो भी आप इसे समझे मैं बता दूंगा किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। ऊपर लेखक के अनुसार समाज में, तीसरा क्वेश्चन है हमारा इसी का, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन ये, अब आपके लिए देखो इसको हल करना इन तीनों को हल करना बहुत जरूरी है। आप जिस भी क्वेश्चन करते हो उसके जो भी गद्यांश हल करते हो उसके इन तीनों क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है दोस्तों इसमें से एक कर दिया और फिर दूसरे गद्यांश में से एक कर दिया। आपको जो भी गद्यांश लेना है उसके तीनों क्वेश्चन को हल करना है, तभी आपको नंबर मिलेगा। अब रही बात लिखने की किस तरीके से लिखा जाता है, तो चलिए दोस्तों अभी हम पीडीएफ से हट के थोड़ा चलते हैं, ठीक है।
क्योंकि अभी दोस्तों इस पे मैं लिख के आपको आंसर तो नहीं दिखा सकता, यहाँ तो केवल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर के लिए हम थोड़ा हट के चलते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हो दोस्तों, डिस्प्ले पे आ गया। पहले हम दोस्तों इसको पढ़ लेते हैं। आपके लिए यह ज़रूर पता करना है दोस्तों कि ये कौन से पार्ट से ली गई है स्टोरी, इसके लेखक कौन है और किस तरीके से लिखा जाएगा, इसका ज्ञान होना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपके लिए पहले क्वेश्चन है हमारा, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से लिखेंगे। संदर्भ प्रस्तुत हमारी गाधांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन का उत्तर दे देना है। पहले नंबर का क्वेश्चन और पहले नंबर का उत्तर कंप्लीट हो गया। अब बात आती है दूसरे नंबर के क्वेश्चन की। दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या था हमारा, गाधांश के रेखांकित अंक की व्याख्या कीजिए। गाधांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों व्याख्या किस प्रकार से करनी है, देखो व्याख्या करने से पहले हमें पढ़ लेना है, ठीक है। गाधांश में रेखांकित किए हुए भाग को फिर से पढ़ना है। देखो यहाँ के लिखा है, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है। अब इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो व्याख्या दोस्तों, अभी मैं ये पेपर है, पेपर पे तो दोस्तों मैं बता नहीं सकता, तो इसके लिए हम चलते हैं थोड़ा पीडीएफ से हटके। ये जो पेपर है इससे हटके मैं आपको इसकी व्याख्या आपको किस तरीके से लिखना होता है वो बताता हूँ। चलिए दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो हम आ चुके हैं। तो हमें लिखना है, देखो सबसे पहले हमें लिखना है रेखांकित अंक की व्याख्या। हमें क्या लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। फिर आपको लिखना है निम्न रेखांकित अंशों की माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहते हैं। क्या लिखना है, निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि मित्रता केवल उन दो लोगों के बीच ही हो सकती है जो एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि रखते हों। ऐसा आवश्यक नहीं है कि अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले और अलग अलग प्रकार के रुचि रखने वाले व्यक्तियों के बीच भी मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, अर्थात एक व्यक्ति के पास जो गुण नहीं है वह दूसरे व्यक्ति के गुण को देखकर उसकी तरह उस गुण को सीखने हेतु आकर्षित होता है। तो ये होगी रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो दो क्वेश्चन थे, दोनों की मैंने उत्तर आपको बता दिए। अब आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन था, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित इसलिए होते हैं कि जो गुण उनके पास नहीं है वह दूसरे व्यक्ति से सीख सकें। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको ये गद्यांश का अर्थ निकाल के बता दिया, किस किस प्रकार से इसका संदर्भ लिखते हैं, किस प्रकार से इसकी व्याख्या करते हैं और किस प्रकार के ये लास्ट वाला क्वेश्चन हल करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमें हल कर लेना है। हालांकि दोस्तों आपको थोड़ा ये पेपर लेंदी लग सकता है, क्योंकि बोर्ड में भी हमको 3 घंटे का समय मिलता है। तो आप समझ सकते हो कि कुछ तो ऐसा पेपर होगा जिससे हमें 3 घंटे का समय लग रहा है। तो दोस्तों आप अगर इस टाइम बांध के इस वीडियो को पूरा देखते हो तो दोस्तों मैं कहता हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी जो क्वेश्चन हल कराया था उसमें आपके लिए बताया था कि ये क्वेश्चन अथवा में आता है। तो दोस्तों अथवा में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा दोस्तों, हे भगवान तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, ठीक है। तो दोस्तों ये भी अथवा में है। अब आपके लिए इन दो में से किसी एक को करना है, ऐसा नहीं है कि आप दोनों को करते। देखो दोनों को करोगे तब भी आपको नंबर देखो उतने ही मिलेंगे, ठीक है, और लेकिन आपका समय बहुत बर्बाद हो जाएगा। इसलिए दोस्तों अथवा में दिया है तो एक ही करना होता है, ये तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि एक ही करना है। तो दोस्तों बिल्कुल सेम तरीके से आपको इसका भी देखो संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंक की व्याख्या करनी है और जो क्वेश्चन है वो कर देना है। हालाँकि दोस्तों मैं इसका हल करा सकता हूँ, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। मैं दोस्तों एक आपको देखो मैंने अथवा में तो एक करके दिखा दिया। अब मैं चलता हूँ दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर। तो जैसे कि दोस्तों पता ही होगा, अभी हमने गादांश से रिलेटेड जो प्रश्न था उसको हल कर दिया है। अब आता है पादांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। अब पादांश पे पदा जो हमारा पद होता है हिंदी में उससे आता है हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ भी पर भी क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। हमें पहले एक एक वो दिया होता है दोस्तों, बोल सकते हैं खंड दिया होता है, उसको पढ़ना होता है, फिर उसको समझ के उसके तीनों क्वेश्चन दिए होते हैं उनको हल करना होता है। तो करना कुछ नहीं है, चलिए दोस्तों टेंशन कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये भी अथवा में होता है, आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसको कैसे हल करते हैं वो हम बताते हैं। जैसे दोस्तों पहले नंबर पे हम इसको पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरी ले हो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहाई पाई, ठीक है। तो ये इस प्रकार से दोस्तों हमने इसको पढ़ लिया। अब दोस्तों इसके तीनों क्वेश्चनों पे नजर मार लेते हैं, इसके क्या प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। तो उपरोक्त पादांश का संदर्भ लिखना है, ओके, संदर्भ लिखना है। और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, ओके, रेखांकित अंक की व्याख्या करनी है। और तीसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ओके।
तो हमें अलंकार बताना है और व्याख्या करनी है और संदर्भ लिखना है। तो ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हमें इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखने के लिए हमें पता है दोस्तों लेखक का और पाठ का नाम पता होना चाहिए और दोस्तों हमारा संदर्भ कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपनी पीडीएफ से, ये जो भी पेपर है दोस्तों इससे थोड़ा हट के चलते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर आंसर बताऊंगा और आंसर तो मैं पेपर पे लिख नहीं सकता अभी। तो हम चलते हैं इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, उपरोक्त पदांश पर संदर्भ लिखिए। तो चलिए तो संदर्भ इसका लिखेंगे हम। प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से, ठीक है, पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास हैं। इस प्रकार से हमें संदर्भ लिख लेना है। संदर्भ लिखने के बाद दोस्तों हमारा आता है दूसरे नंबर का क्वेश्चन, और दूसरे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों रेखांकित अंश की व्याख्या करना। ठीक है, व्याख्या कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों रेखांकित अंक की व्याख्या करने से पहले आपको दोस्तों क्वेश्चन में जिन जिन लाइन के नीचे रेखा खिंची हुई होती है उनको पढ़ना है। ठीक है, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, दोबारा से, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले से छत्र धराई। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इसको पढ़ लिया। अब इसकी आती व्याख्या। तो व्याख्या आपको कुछ इस प्रकार से लिखनी है। ठीक है, रेखांकित अंक की व्याख्या आपको इस प्रकार से लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर अगला है, निम्नलिखित रेखांकित अंशों के माध्यम से सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा मंडल करते हुए कहते हैं कि प्रभु की कृपा हो जाने पर बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है, और बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है, गूंगा भी बोलने लगता है, और गरीब से गरीब व्यक्ति भी राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। तो ये होगी दोस्तों रेखांकित अंश की व्याख्या। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन था, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों हमें इसमें अलंकार बताना है। तो दोस्तों उपरोक्त पंक्ति में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन अथवा में है दोस्तों, तो इसमें भी दोस्तों किसी एक को ही करना है तो होता है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर एक करके दिखा दिया है। एक्यूरेट दोस्तों आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर आपको याद है ना, तो आपको पेपर करने में कितना समय लगेगा। ऐसा समझ लीजिए आप कि आप जितने मिनट में ये वीडियो पूरी होगी, इतने ही मिनट आपको पेपर हल करने में लगेंगे, अगर आपको याद होगा तो। अब याद नहीं है तो 1 घंटा मिले, चाहे 4 घंटा मिले, चाहे पूरा दिन मिल जाए, नहीं कर पाओगे। जैसे कि दोस्तों तुमको पता ही होगा, मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन अथवा में दिया हुआ होता है। तो दोस्तों 2 में से मैंने आपको एक हल करके दिखा दिया है। तो अभी हम चलते हैं अपने तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों हल करते हुए अब हम आ चुके हैं तीसरे को नंबर के क्वेश्चन पर। तो तीसरे नंबर पे यहाँ पर हमको दोस्तों दिए गए हैं दो दोस्तों हमें दिए गए हैं गादांश, जिनमें से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये दोस्तों आपको पता होगा, ये हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से कुछ व्याख्या उठा ली जाती है, जिनको हमें हिंदी में अनुवाद करना होता है। संस्कृत में दी हुई स्टोरी है, किसी पाठ की बीच में का है ये, और उसको हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है। तो दोस्तों कुछ नहीं होता है, अगर आपने इसको पढ़ रखा है तो ईजिली आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। हालांकि दोस्तों मैं आपको एक अथवा में दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक ट्रांसलेट करके दिखा दूंगा, क्योंकि दोस्तों दिखाना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि पेपर में हमें याद होगा तो हम कितनी देर में लिख पाएंगे। तो दोस्तों जो भी हमें संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करने के लिए दी हो स्टोरी या फिर कुछ भी, तो दोस्तों उसको हमें सबसे पहले पढ़ना है ध्यान से। जैसे कि दोस्तों अभी हम यहाँ पर इसको पढ़ने वाले हैं, तो अथवा में दिया हुआ होगा, आपको जो भी सरल लगे हमें उसको सेलेक्ट कर लेना है, तो उसी को हल करना है। इसमें हमें लिखना क्या है दोस्तों, संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। जैसे पहले नंबर पे दोस्तों हम इसका पढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन का पहला है, ईसा नगरी भारतीय संस्कृति भाषायां केंद्र स्थलम अस्ति इत एवं संस्कृते बाणम पश्च संस्कृतेशम आलोका सर्वत्र प्रसेता मुगल युवराजा दारा शिकोहा अत्रगत्य भारतीय दर्शनम शस्त्राणम सत्राणम अध्ययनम अक्रोध संतेषा ज्ञानम तथा प्रभाविता अभवत एत तेन उपनिषदान अनुवादा अनुवादा फारसी भाषायाम कारिता। तो इस भाषायाम कारिता, तो इस प्रकार से दोस्तों हमें इसको पढ़ लेना है। और इसका दोस्तों क्या क्या लिखना है, आपको संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद लिखना है। तो दोस्तों संदर्भ हम इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, प्रस्तुत संस्कृत हमारी गादांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से वाराणसी नामक पाठ से उद्दत है। उद्दत है मतलब लिया गया है। ठीक है, उद्दत है। इस प्रकार से हमें संदर्भ लिखना है कि कौन से पाठ से लिया गया है। ठीक है, संस्कृत गादान से लिया गया है और पाठ का नाम लिख देना है आपके लिए। ठीक है, अब दोस्तों बात आता है इसका हिंदी में अनुवाद। तो दोस्तों आपको इसका हिंदी में अनुवाद भी लिखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों एक एक वर्ड की मैं आपको हिंदी नहीं बता सकता, क्योंकि अभी ना दोस्तों मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, एक जैसे कि बोर्ड में बच्चा हल करता है उस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ। तो आपको इसका मैं, लेकिन हालांकि मैं इसकी हिंदी लिख के आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा दारा सिकोहा ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमें इसका अर्थ लिख देना है, अथवा में दिया हुआ है, तो आपको किसी एक को ही हल करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने
हल करना होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हल करते हुए अब हम दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था ये गद्य में से 2 दिए होते हैं अथवा में आपको किसी एक को ही करना है। अब आते हैं संस्कृत के पद में, ठीक है? अब पद में भी क्या होता है दोस्तों यहाँ पर 2 श्लोक दिए होते हैं और हमको किसी एक श्लोक का संदर्भ लिखना होता है और हिंदी में अनुवाद करना होता है। इसमें भी कुछ खास नहीं है, चलिए दोस्तों मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बिल्कुल सेम ही है। तो दोस्तों संस्कृत पद में पदांश में दोस्तों इसमें भी अथवा में दिए हुए हैं, जैसे कि मैंने दोस्तों बताया था इसमें भी आपको अथवा में 2 मिल जाएँगे, तो आपको किसी एक श्लोक को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं दोस्तों पहले वाला अभी आपको इसका मैं संदर्भ लिख के दिखाने वाले हैं दोस्तों हम आपको और हिंदी में भी अनुवाद करके दिखाएँगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है मानम, मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति लोभम न हित्वा सुखी भवेत्। तो इस प्रकार से ये दोस्तों श्लोक दिया हुआ है। अभी हमें इसका संदर्भ लिखना है, तो इसका संदर्भ किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है? प्रस्तुत संस्कृत पाठांश हमारी पाठाय पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से उद्भूत है उद्भूत है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, छोटे-छोटे जो एक जैसे उद्भूत लिखोगे ना तो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन होगा वो काफ़ी अट्रैक्टिव होगा दोस्तों, टीचर आपका नंबर काट नहीं सकता है, ठीक है? और इसका आपको हिंदी में अनुवाद भी लिखना है, ठीक है? तो अनुवाद हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे इस श्लोक का। अहंकार को छोड़ने पर व्यक्ति सबको प्रिय बन जाता है। अहंकार को छोड़ने पर व्यक्ति सबको प्रिय बन जाता है। क्रोध को त्यागने पर उसे शोक नहीं होता। इच्छाओं को छोड़ने पर वह अर्थवान धनवान हो जाता है और लोभ को त्यागने पर वह सुखी हो जाता है। इस श्लोक में यह समझाया गया है कि जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने के लिए हमें अहंकार, क्रोध, इच्छाएं और लोभ जैसी बुराइयों को त्यागना चाहिए, ठीक है? तो इस प्रकार से हमें दोस्तों एक श्लोक होगा, मैं इतना गारंटी के साथ कहता हूँ अगर आपने पूरे साल में पढ़ाई की है तो दोस्तों 2 श्लोक में से एक ना एक श्लोक ऐसा आ जाएगा जिसको आपको भली-भाँति अर्थ पता होगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं और आगे की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने पठित खंड का पर आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों ये खंडखाप ऐसा होता है ना दोस्तों, हर एक जिले के हिसाब से अलग-अलग होता है। अब मुझे ये नहीं पता कि आप कौन से जिले से हो और आपके लिए कौन-सा खंडखाप है। तो ये तो मैं दोस्तों आपको हल करके दिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि दोस्तों हल करने के लिए इसमें कुछ भी नहीं होता है। इसमें सिंपली एक स्टोरी दी हुई होती है, वो उसको पढ़ना होता है। अगर आपको नहीं पता है कि आपके यहाँ कौन-सा खंडखाप है, कौन-सा आपको पढ़ना है, तो दोस्तों ये आप अपने क्लास टीचर से पूछ लीजिएगा, ठीक है? कि अभी हमारे जिला के लिए कौन-सा खंडखाप है, ठीक? तो हम आगे चलते हैं, ठीक है? आगे है दोस्तों, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो चलिए दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बताया था मैं बिल्कुल हल करके दिखाने वाला हूँ। तो हालाँकि मैं दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इनमें से आप गारंटी करता हूँ अगर आपने इन सभी को याद कर लिया तो इनमें से एक ना एक आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 100% फँस जाएगा जीवन परिचय। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ लिखित में। इनमें से किसी न किसी एक का आपको 100% फँस जाएगा। चलिए दोस्तों तो हम लेखक का जीवन परिचय आपको लिख के दिखाने वाले हैं। सबसे पहले लिख कर दिखाएँगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। आपको किस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना है। तो चलिए अभी दोस्तों चलिए हम चलते हैं अपनी दूसरी साइड पर, जिधर हमने फ़ॉर्मूला लगा रखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। अभी हम आपको लिख के दिखाने वाले हैं। चलिए तो चलिए दोस्तों अभी हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवन परिचय दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको जीवन परिचय याद कर लेना है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों बोर्ड एग्जाम में अगर आप ये 3 तैयार कर लेते हो इनमें से एक आपका 100% फंसेगा। आप इस बात को नोट कर लो। चलिए तो आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। ऊपर दोस्तों हेडिंग लिख लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप जिसका भी लिख रहे हो उसके ऊपर हेडिंग लिख देनी, ठीक है? फिर आपको नीचे ब्लैक में या फिर कोई डार्क करके लिखना है राजेंद्र प्रसाद, मतलब उनका नाम लिख देना और आगे लिखना है जीवन परिचय, ठीक है? चलिए तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनके जीवन परिचय दोस्तों मैं शॉर्ट में बताऊँगा, क्योंकि दोस्तों बोर्ड एग्जाम में ऐसा होता है ना कि विस्तार से आपको याद भी होता है, तब भी आप लिखोगे ना तो समय की काफ़ी शॉर्टिंग पड़ जाती है। तो चलिए, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव शाह था और इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए एलवी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। यह प्रतिभा संपन्न और मेधावी रहे और अपनी परीक्षा में प्रथम अति थे। मुजफ्फरनगर कॉलेज में कुछ दिन अध्ययन का कार्य करने के पश्चात यह पटना और कलकत्ता में वकील रहे। इनका लगाव छात्र जीवन से राष्ट्र की ओर था। सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शी और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। यह 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति तथा भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा में सभापति चुने गए। इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। इस पद पर यह कई सालों तक सुशोभित रहे। भारत सरकार ने इनकी सेवाओं से प्रभावित होकर इन्हें सन 1962 में भारत रत्न से अलंकृत किया। जीवन भर राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हुए यह 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी को यह स्वर्गवास हो गए, ठीक है? स्वर्गवासी हो गए।
और रही बात दोस्तों इनकी रचनाएँ भी लिखना बहुत ज़रूरी है। आपको रचना ज़रूर लिखनी है वरना आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है? तो आपको लिखना है इनकी कृतियाँ एवं रचनाएँ। तो आपको लिखना है चंपारण में महात्मा गांधी, बापू के कदमों में, मेरी आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, साहित्य आदि। तो इस प्रकार से आपको 4 से 5 इनकी रचनाएँ भी लिख देनी है। तो इस प्रकार से हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय पूरा होता है। हालाँकि दोस्तों मैंने इसे बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की है दोस्तों, इसमें मैंने ऐसे पॉइंट लिखे हैं अगर आप इनको लिख देते हो ना बढ़िया करके दोस्तों, तो एग्ज़ामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो चलिए दोस्तों अभी मैं आपको दूसरा जीवन परिचय बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, तो अगला जीवन परिचय है हमारा जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एवं प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनाओ तो इस प्रकार से बनेगा। तो आपके लिए सबसे पहले जिनका भी जीवन परिचय लिख रहे हो उनकी हैंडिक ऊपर के लिख देना है जयशंकर प्रसाद, जिसका भी लिख रहे हो उसका लिख देना है। फिर आपको नीचे हाईलाइट करके लिखना है जीवन परिचय। और जीवन परिचय की शुरुआत कुछ इस तरीके से करेंगे जयशंकर प्रसाद की, ठीक है? हालांकि दोस्तों मैंने इसे बहुत शॉर्ट में किया, इससे ज़्यादा शॉर्ट आप मत करना वरना आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है? छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में सन 1890 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। सन 1937 ईस्वी को 48 वर्ष की अल्पायु में ही उनका निधन हो गया। साहित्य परिचय द्विवेदी युग द्विवेदी युग से अपनी काव्य सना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद हाप्तादि काव्य के जन्मदाता एवं हाया छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं, ठीक है? इनकी रचनाएं कामायनी काललिपि कृति है, जिनकी छायावादी काव्य प्रवृत्तियां एवं विशेषताओं का समावेश हुआ है। इन्होंने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदावाद की प्रतिष्ठा की है। प्रसाद आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि थे। इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण प्रारंभ किया है और हिंदी काव्य जगत में एक नवीन क्रांति उत्पन्न कर दी है। इनकी इसी क्रांति ने एक नए युग का सूत्रपात किया है जिसे छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इसको बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1 से 2 इनकी रचनाएं जरूर लिखनी है। तो इनकी रचनाएं हो जाएंगी चित्राधार, प्रेमी, प्रेम पथिक, कानन कुंभ, ठीक है? तो इस प्रकार से हमें 1 से 2 इनकी रचनाएं भी लिख देनी है। तो इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय भी कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों अगला जीवन परिचय है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो हमें ऊपर मैंने बताया था जिसके ऊपर आपको हेड डाल लेनी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है? तो आप चाहें तो एक हाईलाइट पॉइंट में इस तरीके से भी लिख सकते हो जैसे जन्म तिथि 1800 आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जन्म तिथि थी 1884 ईस्वी और मृत्यु तिथि 1941। तो इस प्रकार से आप हाईलाइट में एक छोटा सा लिख सकते हो कोने में डार्क करके एक सर्कल बना के चौकोर चौकोर बनाना है आपको उसमें लिख देना है, ठीक है? तो आप ये क्या होता है ये कुछ पॉइंट होते हैं ना जैसे जन्म तिथि और मृत्यु, ये टीचर के फोकस अगर डायरेक्ट उन पे पड़ती है ना तो वो आपका नंबर नहीं काटता, आपको पूरे नंबर देता है, ठीक है? तो चलिए हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से लिखना है, ठीक है? आपको जीवन परिचय लिखना है ना, इसको ब्लैक पेंसिल के एक हैंडिंग बना देनी है, ठीक है? बढ़िया करके और उस फिर हमें जीवन परिचय लिखना स्टार्ट करना है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रावली शुक्ल और माता का नाम विभासी था। शुक्ल जी का बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं थी। उन्होंने स्वयं से ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, उर्दू, फारसी आदि की भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अपनी अपने पहली अपने पहली नौकरी 1904 में मिशन स्कूल में ड्राइंग मास्टर के रूप में की। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने 1904 में मिशन स्कूल में ड्राइंग मास्टर के रूप में की। 1908 में आप नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी कोश के लिए सहायक संपादक के रूप में काशी गए। 1919 में आप हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन करने लगे। 1947 में हिंदी विभाग अध्यक्ष बने। उन्होंने साहित्य के प्रति गहरी रुचि रखी और पत्र पत्रिकाओं में अपने लेख प्रकाशित करने लगे। आनंद कदम्बनी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। आपने आनंद कादम्बनी नामक संपादक भी लिया। इस प्रकार जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य की सेवाएं करते हुए सन 1941 ईस्वी में हृदय गति रुक जाने के कारण इनका स्वर्गवास हो गया। तो इस प्रकार से हमें इनका जीवन परिचय मैंने बहुत शॉर्ट में किया है दोस्तों, आपको भी इस प्रकार से शॉर्ट में लिखने की कोशिश करनी है। ज़्यादा समय दोस्तों अपना समय को मैनेजमेंट करके चलना है, ठीक है? तो इनकी कुछ रचनाएं भी हमें लिख देनी है। जैसे मैं लिख देता हूँ इनकी कुछ रचनाएं, प्रमुख रचनाएं जैसे हिंदी शब्द सागर, आनंद कादम्बनी, नागरी प्रचारणी पत्रिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, जायसी ग्रंथावली, ब्रह्मगीत सार, ठीक है? तो इस प्रकार से कुछ रचनाएं भी आपको लिख देनी है। चलिए दोस्तों अब हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय हो गया। तो इस प्रकार से आप अगर ये तीनों जीवन परिचय याद कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको आपका एक ना एक जीवन परिचय जरूर बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा। आपको हालांकि एक ही लिखना है दोस्तों, मैंने यहाँ पे 3 लिख के दिखाए हैं इसलिए कि आपको इन 3 में से एक ना एक याद हो जाए। आपको एक ही लिखना है, आपको तीनों नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है।
अगर दोस्तों हम इसी प्रकार आगे बढ़े तो दोस्तों हमें क्या होता है, कवि का जीवन परिचय लिखना होता है, ठीक है। तो इसमें भी दोस्तों 3 कवि दिए जाएँगे आपको, उसमें से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होता है। हालाँकि दोस्तों मैं आपको यहाँ पर तीनों कवि का जीवन परिचय लिख के दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल शॉर्ट तरीके में। लेकिन मैं आपको सजेशन करूँगा दोस्तों, आपको इन तीनों को याद कर लेना है गारंटी के साथ। इन 3 में से एक न एक आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 100% फँस जाएगा। चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए करते हैं हम जीवन परिचय को स्टार्ट। बिल्कुल दोस्तों सेम प्रोसेस रहेगा, आपको जिनका भी जीवन परिचय लिखना है उनको ऊपर हाइलाइट करके लिख देना है और आगे लिखना है कवि का जीवन परिचय, इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। कवि का जीवन परिचय, जैसे तुलसीदास कवि का जीवन परिचय, इस प्रकार से आपको हेडिंग डाल देनी है। तो उसके बाद जीवन परिचय लिखना शुरू करना है, ठीक है। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जिला बांदा में राजापुर गांव में हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म स्थान विवादित, कुछ लोगों इनके जन्म को सोरो जिला एटा मानते हैं, ठीक है। ये दोस्तों आपको लिख देना है, ये विवादित है, इसका कोई कंफर्म नहीं है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, मतलब कुछ लोग कहीं मानते हैं, कुछ लोग कहीं। तो कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश जिला बांदा राजापुर को मानते हैं, ठीक है। तुलसीदास जी की माता का नाम तुलसी था और तुलसी दास के पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इतना आपको लिख देना है, कुछ हाईलाइट करके। अब दोस्तों अब होता है आपका सही जीवन। तुलसीदास जी ने बचपन में जो पहला शब्द बोला था वह था राम, ठीक है। इस प्रकार से लिखोगे ना तो क्या होगा, टीचर की फोकस आपके जीवन परिचय के लिखे के जो पैटर्न होगा ना उसी से आपको पूरे नंबर दे देगा। तुलसीदास आपको हाईलाइट करके लिखना है, तुलसीदास जी ने बचपन में जो पहला शब्द बोला था वह था राम। इस प्रकार से, इस प्रकार तुलसीदास जी का घर का नाम रामबोला पड़ गया। तुलसीदास जी के माता पिता की मृत्यु के बाद इन्हें भीख मांगकर अपना पेट भरना पड़ा। इसी बीच इनका परिचय राम भक्त साधुओं से हुआ। इन्हें इन साधुओं ने मिलने के पश्चात तुलसीदास जी को ज्ञान प्राप्ति का मौका मिला। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था। तुलसीदास जी का बचपन कष्टों से भरा हुआ था। तुलसीदास जी का बचपन कष्टों से भरा हुआ था। जब तुलसीदास जी बड़े हुए तो इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। तुलसीदास जी ने गुरु नरहरिदास जी से दीक्षा प्राप्त की और इन्हीं के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चले। तुलसीदास जी श्री राम जी के परम भक्त थे। तुलसीदास जी ने अपने जीवन का ज़्यादातर समय चित्रकूट, अयोध्या, काशी में व्यतीत किया। तुलसीदास जी को आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। मृत्यु सन 1800 तुलसीदास जी की मृत्यु सॉरी दोस्तों 1623 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास जी की मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। आपको दोस्तों जन्म और मृत्यु पर की जो हेडिंग होती है उसको ध्यान देना है दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है ना दोस्तों, हमारे दिमाग में बिल्कुल सही सोचते हैं, हम लिख गलत देते हैं, कभी कभी हम लिखते सही हैं और दिमाग में गलत सोचते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें बिल्कुल कंफर्म कर लेना है कि जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी। तुलसीदास जी ने विभिन्न रचनाएं लिखी हैं। जैसे दोस्तों मैंने बताया रचनाएं लिखना बहुत जरूरी है, तो विभिन्न रचनाएं लिखी हैं जो निम्नलिखित हैं: रामचरितमानस, बैराग, संदीपन कृष्ण, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा, प्रश्न, रामलला, नैषु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल इत्यादि। तो इस प्रकार से आपके लिए कुछ इनकी रचनाएं भी लिख देनी है। तो इस प्रकार से दोस्तों तुलसीदास का जीवन परिचय भी कंप्लीट होता है। हालांकि दोस्तों मैं काफ़ी फास्ट पढ़ा रहा हूँ इसलिए, क्योंकि दोस्तों मेरे को ऐसा ना वीडियो ज़्यादा लंबी बनती है ना तो लोग रुकना नहीं चाहते हैं वीडियो पे, इसलिए मैं तो सोचता हूँ कम समय में कवर हो जाए और आपकी भी रिवीजन हो जाए। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अगले जीवन परिचय की तरफ। तो नमस्कार दोस्तों, अब हमारा अगला जीवन परिचय है सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय। तो इसको भी दोस्तों हमें कुछ इस प्रकार से लिखना है। ऊपर आपको हेडिंग लिखने देंगे सुमित्रानंदन पंत और आगे लिखना है कवि का जीवन परिचय। चलिए दोस्तों अब हम करते हैं जीवन परिचय को स्टार्ट। आधुनिक हिंदी कविता के श्रेष्ठ अभिव्यंजनक भाषा सामर्थ्य व नई छंद दृष्टि देने वाले सुमित्रानंद पंत का जन्म 1900 में अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। जन्म के कुछ ही घंटों बाद पंत जी की माता कार्ग स्वर्गवास हो गया और इनका बचपन का नाम गुसाई दत्त था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। सन 1919 में पंत जी इलाहाबाद आए और म्योर सेंट्रल कॉलेज में दाखिल हुए। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर बिना परीक्षा दिए उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पंत जी का निधन सन 1977 में हुआ और इनकी रचनाएं भी हमको लिख देनी है। इनकी रचनाएं हैं, पंत जी की प्रमुख रचनाएं बीड़ा, ग्रंथावली, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, उत्तरा कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, लोकायतन कविता के अतिरिक्त पंत जी ने आलोचना, कहानी, आत्मकथा भी लिखी, परंतु मुख्य रूप से उनका कवि रूप में ही प्रमुख है, ठीक है। कवि रूप में ही प्रमुख है। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये था सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय। दोस्तों हालांकि दोस्तों मैंने बहुत शॉर्ट में किया है, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ रहा हूँ, हो सकता है मैं भी दोस्तों इतना फास्ट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मैं ये सोच रहा हूँ जितना जल्दी उसके उतना जल्दी कवर कर दूँ। ये सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय था। हालांकि दोस्तों आप इसको अपनी कॉपी में लिखो, उसको पढ़ो, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये काफ़ी शॉर्ट में है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगले जीवन परिचय की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा बोल सकते हैं कवि का तीसरे नंबर का जीवन परिचय है।
और दोस्तों इसको भी आपको सेम लिखना है, आपको लिखना है सूरदास, फिर लिखना है सूरदास कवि का जीवन परिचय। तो इतना लिखने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, सिंपली दोस्तों कुछ नहीं करना है, जीवन परिचय लिखना स्टार्ट कर देना है। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, समय को मैनेज करके चलना है और ये तीनों जीवन परिचय नहीं लिखने हैं, एक ही लिखना है। मैं तो दोस्तों बता रहा हूँ, हो सकता है आपको जो अच्छा लगे वो याद कर लेना। मैं तो कहता हूँ अच्छे नंबर आएँ और सब लोग पास हों। चलिए, सूरदास जी, आपको लिखना है सूरदास हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर माने जाते हैं। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में भी मतभेद है। इनके भी जन्म स्थान को लेकर मतभेद है। ये बात लिख देनी है, ठीक है। इससे क्या होता है, एक अट्रैक्शन बढ़ जाता है एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है, वो कहता है कुछ तो याद है, मतलब कुछ नहीं, मतलब सोचता है यार, मतलब कितना बेसिक पॉइंट भी लिख रहा है तो याद तो होगा ही, ठीक है। जीवन परिचय। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रोहनकता क्षेत्र में हुआ था। रोहनकता क्षेत्र में हुआ। यह गांव मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। कुछ विद्वानों का मत है कि सूर का जन्म दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह बहुत विद्वान थे, उनकी लोग आज भी चर्चा करते हैं। वे मथुरा के बीच गौ घाट पर आकर रहने लगे थे। सूरदास जी के पिता रामदास गायक थे। सूरदास के जन्मांत होने के विषय में मतभेद है। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गौ घाट पर रहते थे, वहीं उनकी भेंट श्री बल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। बल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीलाओं के पद गाने का आदेश दिया। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट परसौली ग्राम में 1584 ईस्वी में हुई। तो कुछ रचनाएं भी हमें इनकी लिख देनी है, ठीक है। सूरदास जी द्वारा लिखित 5 ग्रंथ बताएं, इस या फिर रचनाएं, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देनी है। सूरसागर, जो 1 नंबर सूरसागर, जो सूरदास की प्रसिद्धि रचना है, जिसमें हवा हवा जिसमें 1.25 लाख पद संग्रहित थे, ठीक है। सूरसागर में क्या थे, 1.25 लाख पद संग्रहित थे, किंतु अब 7-8 हजार पद ही मिलते हैं। दूसरे सूरसा सूरसरा बली, ठीक है, सूरसरा बली। और तीसरे नंबर पर साहित्य लहरी, जिसमें उनके कूट पद हैं। और चौथे नंबर पर नल दयानंती। और 5वें नंबर पर बेहलो। तो इस प्रकार से आपको जो भी इनकी रचनाएं याद हैं वो लिख देनी है, और इस प्रकार से हमारा ये भी जीवन परिचय सूरदास का कंप्लीट होता है। तो चलिए इसी प्रकार हम चलते हैं और आगे की तरफ। तो दोस्तों 7वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अपनी पाठाय पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपके लिए क्या करना है दोस्तों, कोई ऐसा श्लोक लिखना होता है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया था कि जैसे कि यहाँ पर कवि का जो दोस्तों, यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे 2 श्लोक दिए हुए हैं, ठीक है। ये किसमें है, प्रश्न नंबर 4 में। जैसे प्रश्न नंबर 4 में दोस्तों पद में जो 2 श्लोक दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पर श्लोक लिखने को बोला गया है तो आप इन्हीं में से टिप टाप करके यही श्लोक लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि आपको वो लिखनी है जो इस प्रश्न पत्र में ना आई हो। तो आपको जो एक श्लोक याद हो वो यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। जैसे आप वो लिखना जो आपको याद हो। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर एक श्लोक लिखवा दे रहे हैं, ठीक है, हम लिखवा दे रहे हैं। जैसे बंधन मरण बापी ज्यो बापी पराज्या उभयत्र शमो वीर वीर भावो ही वीरता। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने यहाँ पे एक श्लोक लिख दिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, 4 क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से दोस्तों आपको 2 के प्रश्न के उत्तर देने हैं, वो भी संस्कृत में। तो ये दोस्तों आपको याद होगा, आपको लिख देने हैं दोस्तों। हालांकि ये बहुत छोटे-छोटे हैं, इतना दोस्तों आप कर देना, ठीक है। और लास्ट में पहुँचेंगे, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। ये यहाँ पर आपको निबंध लिखना है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, निबंध आपको लिखना है। निबंध ऐसा ना हो तो ये दोस्तों लास्ट के लिए टॉपिक छोड़ देते हैं लोग, और इनको 2 से 3 या 4 पेज में लिखो ना निबंध को, तो दोस्तों सही नंबर मिल जाते हैं। और 10वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, अपनी विशेष रुचि के उल्लेखित करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। इसमें दोस्तों इसमें भी अथवा करके दिया हुआ है 10वें नंबर के क्वेश्चन में। आप चाहें तो अपने मित्र को पत्र लिख सकते हैं, और या फिर आप जैसे दूसरा ऑप्शन होगा जिसमें लिखा हुआ है उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखना है। इसमें रेलवे के लिए एक शिकायती पत्र लिखना है। आप चाहें तो अपने मित्र के लिए लिखें या रेलवे के लिए लिखें, ठीक है। तो दोस्तों बस दोस्तों इस प्रकार से ये पेपर कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों आप किसी और विषय के ऊपर पेपर हल सबमिट चाहते हो तो दोस्तों मेरे को कमेंट कर देना है। और ये वीडियो कैसी लगी, और ये वीडियो में आपको कौन-कौन सी कमियाँ दिखी, जैसे आपको ज़्यादा फास्ट पढ़ाया गया है या फिर किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, तो आपको ये आप सजेशन भी दे सकते हो। हालाँकि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।